देखिए, आज हमारा लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3 है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। ठीक है? न्यूटन्स के तीनों लॉज के बारे में जानेंगे और थोड़ा बहुत उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेम की। देखिए, फ्रेम क्या चीज़ है? ऐसे हिंदी में से ढांचा बोलते हैं। ढांचा। ठीक? फ्रेम एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके अंदर बैठकर हम मोशन की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। मतलब क्या है? फ्रेम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, अभी नॉर्मली हम बोल देते हैं कि कोई कार जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है? अच्छा, उसकी पोजीशन बतानी है आपको कि अभी वो कहाँ पर है। तो आप पोजीशन एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ही तो बताओगे। कोई ना कोई पॉइंट आपको फिक्स करना पड़ेगा कि आपके घर से उस कार की डिस्टेंस कितनी है? आपके घर से वो कार जो इतनी दूर जा रही है उसकी वेलोसिटी क्या है? ठीक है? या फिर हम बोल सकते हैं कि अ, जिले में कोई भी ऐसी जगह कोई किसी चौराहे से, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है? तो आपको फिक्स एक पॉइंट चाहिए होता है जिसके अबाउट आप क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है? तो वैसे ही फ्रेम क्या है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक? और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक पॉइंट को फिक्स करते हैं और उस पॉइंट के अबाउट हम मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक? जैसे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास मान लेते हैं ये कार एक जा रही है, ठीक है? ये v वेलोसिटी से गाड़ी आगे बढ़ रही है, ठीक है? इसका वेग कितना दिया गया है v। अब मान लेते हैं यहाँ से इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया? ओरिजिन 0,0 और यहाँ पर क्या एक बैठाल दिया? ऑब्जर्वर, जो इस मोशन की स्टडी कर रहा है। जो ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है? ओरिजिन पर। अब ये क्या देखता है कि गाड़ी कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक? तो x में गाड़ी कितना गई? ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x। और y में गाड़ी कहाँ पर है? ये कोऑर्डिनेट y। मतलब अगर इस फिक्स पॉइंट की हम बात करें तो x, y, ठीक है? अगर हमको डिस्टेंस चाहिए कि इस पॉइंट से o पॉइंट से और इस पॉइंट को p मान लेते हैं, p। तो p पॉइंट की डिस्टेंस क्या है? मतलब जो ऑब्जर्वर है वो गाड़ी को कहाँ देख पा रहा है? तो हम किस तरीके से निकालेंगे? इसको मान लेते हैं r। तो r इक्वल्स टू x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये हमारे पास क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी? पोजीशन आ जाएगी, ठीक है? या फिर अगर वेक्टर में आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आर वेक्टर क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई, ठीक है? ठीक है, कि गाड़ी यहां से एक्स में कितना दूर है और वाई में कितना दूर है। तो फ्रेम क्या है? जस्ट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, एट विच बी स्टडी मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट। किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट हम मोशन की स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंडर, ठीक है? तो ये तो हो गया फ्रेम हमारे पास। अब हमारे पास फ्रेम होते कितने तरीके के हैं? देखिए, दो तरीके के हमारे पास फ्रेम है। एक तो होता है इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम को हम हिंदी में बोलते हैं जड़त्वीय। जड़त्वीय फ्रेम, ठीक है? जो दूसरे टाइप का फ्रेम है उसको हम नाम देते हैं नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम, और इसको हिंदी में बोलते हैं अजड़त्वीय। ठीक है? दोनों फ्रेमों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ऐसे दो फ्रेम, देखिए एक फ्रेम हमारे पास ये है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक फ्रेम हमारे पास ये है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है और ये जेड डैश है। फ्रेम को आप एक तरीके से रूम मान के चलिए कि दो रूम है, एक आपका रूम है एक मेरा रूम है, दोनों अगल बगल हैं और रूम के नीचे क्या लगा रखे हैं आपने? पहिए लगा रखे हैं, ठीक है? अब दोनों के दोनों रूम एक साथ जा रहे हैं एक डायरेक्शन में, ठीक, सेम वेलोसिटी से। ये भी v से जा रहा है, ये भी v से जा रहा है, ठीक है? तो ऐसे दो फ्रेम जिनके आपस में वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो, ठीक है? आपस में वेलोसिटी बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है? तो वेलोसिटी, हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है? ऐसे फ्रेम क्या होंगे? इनर्शियल फ्रेम होंगे जहां वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी इज कांस्टेंट मतलब वेग क्या रहना चाहिए? वेग एक समान, ठीक? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब क्या है? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज जीरो,
ठीक है, त्वरण जो आपका है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो इनको क्या बोलेंगे, नॉन फोर्स्ड फ्रेम्स। देखो नॉन फोर्स का क्या मतलब है, ऐसे फ्रेम जिनमें कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, हिंदी में बोलते हैं अबलीय फ्रेम। ठीक, अच्छा, इनको बोलते हैं नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम्स, अत्वरीय फ्रेम। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हैं। और एक और चीज, इनर्शियल फ्रेम में हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं। तो यहां पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड। ध्यान से देखना इस चीज को, न्यूटन का पहला नियम यहां वैलिड है। ठीक है, इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम क्या बोल देते हैं, क्या सिग्निफाई करता है ये, ठीक है, फ्रेम को सिग्निफाई करता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको फ्रेम के बारे में बताएगा कि ये किस तरीके का फ्रेम है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या है, एग्जाम्पल क्या है, देखो अर्थ क्या है, अर्थ मोशन कर रही है, घूम रही है। ठीक है, अगर अर्थ घूम रही है तो अर्थ के पास एक एक्सेलरेशन होगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी जिसके पास एक्सेलरेशन हो वो इनर्शियल फ्रेम हो ही नहीं सकता, तो अर्थ आपकी कैसी है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन फिर भी हम उसको अपनी फिजिक्स लगाने, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, अप्रॉक्स इनर्शियल समझते हैं। ठीक है, अच्छा, और कौन से इनर्शियल फ्रेम होंगे, जैसे आपका स्पेस क्राफ्ट है। ठीक, आप स्पेस क्राफ्ट लेकर जा रहे हैं स्पेस में, और आपने स्पेस क्राफ्ट का इंजन बंद कर दिया और बहुत दूर आप स्पेस में गए हैं। ठीक है, तो वो भी स्पेस क्राफ्ट आपका क्या हो जाएगा, एक इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। उसमें ना तो कोई फोर्स लग रहा होगा, इंजन उसका बंद है। ठीक है, ना किसी का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, वो भी क्या है, एक इनर्शियल फ्रेम है। नॉर्मली हम इनर्शियल फ्रेम ज्यादा देखते नहीं है। ठीक है, रियलिटी में ऐसे फ्रेम होते भी नहीं है। ठीक है, फिर भी हम लेकर चलते हैं कि इनर्शियल फ्रेम की कंडीशंस ऐसी होंगी। ठीक, नॉन इनर्शियल फ्रेम, आप जो भी आप चारों तरफ जिधर भी आपकी आंखें जाएंगी, आप हर जगह क्या देखेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम देखेंगे, अजड़त्वीय फ्रेम देखेंगे। अब इसकी कंडीशन क्या क्या है कि न्यूटन सबसे पहली कंडीशन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड। यहां पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं लगा सकते हम। अच्छा, वेलोसिटी बिटवीन inertial frames, velocity between non-inertial frames is not constant। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, तो एक्सीलरेशन भी 0 नहीं होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सीलरेशन को तो आना ही आना है। ठीक है, एक्सीलरेशन आ जाएगा, और अगर एक्सीलरेशन होगा तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सीलरेटेड फ्रेम्स मतलब त्वरीय फ्रेम, हिंदी में बोलते हैं इसे त्वरीय। ठीक है, अच्छा, एक्सीलरेशन है तो फोर्स भी आएगा, तो इनको क्या बोलते हैं, फोर्स्ड फ्रेम्स। ठीक है, बलीय। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई नॉन इनर्शियल फ्रेम की। अब न्यूटन का अगर फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है यहां पर, ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी वैलिड नहीं है, एंड ऑल्सो सेकेंड लॉ, दोनों लॉ वैलिड नहीं है यहां पर। ठीक है, सेकेंड लॉ भी हम नहीं लगा सकते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट और सेकेंड लॉ वैलिड नहीं है, तो हम ऐसे फ्रेम में किस तरीके से स्टडी करते हैं किसी भी चीज के मोशन को, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। वहां एक नए फोर्स को लॉन्च कर देते हैं, सूडो फोर्स को, वो बाद में कहानी देखेंगे जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आपके पास दो कंडीशन है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, आपके सामने जितने भी फ्रेम है, आपने झूला देखा है, वो भी क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक, आप मेले में बहुत सारे झूले देखते होंगे जो गोल गोल घूमते हैं, वो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है, मैरी गो राउंड जिसे आप बोलते हो। ठीक है, सब नॉन इनर्शियल फ्रेम है। कोई भी गाड़ी चलती है वो हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ही होती है, क्योंकि गाड़ी के इंजन को आप बार बार एक्सेलरेट करते हो, डीएक्सेलरेट करते हो, ब्रेक मारते हो, तो वो कभी भी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करती है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम कौन से होते हैं, जो दो फ्रेम ऐसे जिनकी वेलोसिटी आपस में क्या रहे, कांस्टेंट रहे। एक ज्यादा से चल रहा हो, एक कम से चल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपस में
एक जो गैपिंग है वो मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। ये बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम्स। दोनों क्या चल रहे हैं, सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, या फिर दोनों के बीच में जो वेलोसिटी रहे वो हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक। अच्छा, तो हमारे पास इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के एग्जांपल भी आ गए। एग्जांपल में आप लिख सकते हो मैरी गो राउंड, ठीक है, एक्सिलरेटेड कार, ठीक है, मोटरसाइकिल, अर्थ, जितने भी प्लेनेट हैं ज्यादातर वो क्या रहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम रहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमें फ्रेम के बारे में नॉलेज हो गई कि हमारे पास दो तरीके के फ्रेम है, ठीक है। अब हम न्यूटन के लॉज के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि वो कैसे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम दोनों में हम कैसे उनका यूज करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूटन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, गति का प्रथम नियम। देखिए ये क्या बोलता है, इसे एग्जांपल से हम देखते हैं। ये हमारे पास एक सरफेस है, एम मास्क, एम मास इस पर रखा हुआ है जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जा रहा है। और ये सरफेस कैसा है, आइडियल, आदर्श। देखो आदर्श सरफेस कैसा होता है, जहां पर कोई घर्षण ना हो, फ्रिक्शन ना हो, तो हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन इक्वल्स टू जीरो, या फिर म्यू बराबर क्या है, जीरो है, शून्य है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक, कोई घर्षण ना हो, ठीक है। ऐसा सरफेस, इस पर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है जो बी वेलोसिटी से जा रहा है। अब देखिए क्या ये ब्लॉक कभी रुकेगा, बी वेलोसिटी से जा रहा है, रुकने वाला कौन होता है भाई, आप गाड़ी चलाते हैं या फिर कोई भी चीज आप सरफेस पे मूव कर रहे हैं तो वो थोड़ी दूर तक जाती है चीज और रुक जाती है, रुकती क्यों है, फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन उसको रोकता है, अपोजिंग फोर्स लगाता है, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ अगर हम फ्रिक्शन को देखेंगे जीरो हो गया तो इस डब्बे को रोकने वाला कोई है ही नहीं, ये डब्बा क्या है, आजीवन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है, सालों तक चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। तो दूसरा केस मान लेते हैं, ये सरफेस कैसा है, रफ है, मतलब यहां पर म्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब घर्षण है यहां पर, और यहां पर एम मास का ब्लॉक रखा हुआ, आपने इसको वी वेलोसिटी से धक्का मार दिया, आगे जा रहा है, ठीक है। तो ये ब्लॉक कुछ दूर जाकर क्या है, रुक जाएगा, थोड़ी दूर चला ये, और मान लेते हैं यहां पर वेलोसिटी आके इसकी जीरो हो गई, ठीक है। यहाँ वी वेलोसिटी से मूव किया, वेलोसिटी आके जीरो हो गई। अब दोनों चीजों में क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये ब्लॉक जो वी वेलोसिटी से आ रहा था, इसको रोकने वाला कोई नहीं था, तो इसका मोशन क्या था, कंटिन्यू था, यथावस्था, जैसा चल रहा है वैसा चलता जा रहा है। अच्छा, इस ब्लॉक को जब वी वेलोसिटी दी गई तो इसको रोकने वाला कौन था, फ्रिक्शन, मतलब एक अपोजिंग फोर्स आया तभी ये ब्लॉक रुका। तो न्यूटन साहब ने अपने पहले नियम में क्या कहा है कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, अगर रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। कोई बॉडी है, मान लो ये चल रही थी तो चलती ही रहे, चली ही जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा, और ये रुकी हुई है, ठीक है, तो इसको कोई चला नहीं पाएगा जब तक कि इस पर कोई फोर्स लगाने वाला नहीं आएगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, बस सिंपल सा लॉ है कि लिख लेते हैं, न्यूटन साहब ने क्या बोला कि व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, जब कोई भी वस्तु गति में है, इट ऑलवेज कंटिन्यू इन मोशन, वो हमेशा गति में ही रहेगी, एंड इफ इट इज इन रेस्ट, इट ऑलवेज बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट until, जब तक an external force is not applied on the body, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहरी बल उस बॉडी पर ना लगे, तब तक वो अपनी स्टेट को अटेन करे रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसको एक और नाम देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व,
का नियम, ठीक है। एक और नाम आता है गैलीलियन लॉ। गैलीलियो साहब ने बात बताई थी ये पहले, न्यूटन साहब ने उसको और अच्छे तरीके से आगे बता दी, ठीक है। तीन नाम दिए गए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया एंड गैलीलियन लॉ। ये इनर्शिया क्या चीज है? देखिए, इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। अगर आप बात करें इनर्शिया क्या है, इनर्शिया को बोलते हैं जड़त्व। आप इसकी फीलिंग को समझें, क्या मतलब है जड़त्व का। देखो, मान लेते हैं ये हमारे पास एक पेड़ है, ठीक है। आप इस चीज को अच्छे से फील कर पाएंगे, व्हाट इज इनर्शिया। ये हमारे पास एक पेड़ है, ठीक है, और ये इसकी जड़ें हैं, ठीक। ये इसकी जड़ें। देखिए, जड़त्व तो कहां से निकल के आया? बेसिक मीनिंग यहीं से निकल के आया, जड़ों से। जड़त्व, जड़त्व का क्या मतलब होता है? इनर्शिया का क्या मतलब है कि रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी। अगर मान लीजिए वो मोशन में है, तो जैसे ही वो रुकने की स्थिति में आती है, कोई उसे रोकना, कोई एक्सटर्नल फोर्स आया उसको रोकने की कोशिश की, तो वो क्या चाहती है? रुकना नहीं चाहती है, वो मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है। अगर आप उसको मोशन में लाओगे तो वो उसको रेजिस्ट करेगी, नहीं मैं नहीं मोशन में जा रही, ठीक है। तो आप जब फोर्स उस पर लगाओगे तो वो क्या करेगा? बॉडी चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो किसी भी बॉडी की रेजिस्टिंग कैपेसिटी, अब देखो यहाँ कैसे, मान लेते हैं बहुत तेज आंधी चली, ये क्या चल रही है? आंधी, बहुत तेजी से, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे ही इस पेड़ के पास ये हवाई तूफान आया, तो ये पेड़ कैसा झुक जाएगा? इधर झुक जाएगा, पूरी तरीके से, ऐसा पूरी तरीके से ऐसे झुक जाएगा, ठीक। रजिस्ट कर रहा है ये अपने आप को, कहां से? यहां से रजिस्ट कर रहा है। जड़ें नहीं होती तो टूट के गिर जाता, ठीक है। ये रजिस्ट कर रहा है हवा से, थोड़ी देर बाद हवा निकल गई, फिर ये सीधा हो गया। तो ये क्या होगी? रजिस्टिंग कैपेसिटी किसकी? पेड़ की। अब मान लीजिए इधर से आ रही है आंधी, ठीक है। तो जब पेड़ इस साइड झुक जाएगा पूरा इस तरीके से, ठीक है, और रजिस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक। कहां से? यहां से, और अपने मास के कारण, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है? आप इनर्शिया को सिंपल तरीके से समझ लो, मेजरमेंट ऑफ मास, ठीक है। जितना मास उतना इनर्शिया, मास के ऊपर इनर्शिया डिपेंड करता है, ठीक। तो जड़त्व की शायद फीलिंग आ गई होगी इस पेड़ से आपको बहुत अच्छी तरीके से। अब इस पेड़ को हटा देते हैं, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था? एक और बार देख लेते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन इट ऑलवेज बी इन मोशन, एंड व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट इट ऑलवेज बी इन रेस्ट अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है। अच्छा, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? फील्ड लॉ। एक और चीज, इस लॉ को हम बोलते हैं फील्ड लॉ, ठीक है। और ये क्या सिग्निफाई करता है? इस चीज के बारे में ज्ञान देता है, ये बताता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताता है कि इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे न्यूटन के सेकंड लॉ पर। देखो, सेकंड लॉ में न्यूटन क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to force, ठीक है। मतलब हिंदी में अगर हम इसे बोलेंगे तो संवेग के परिवर्तन की दर समय के साथ किसके समानुपाती होता है? बल के समानुपाती होता है, ठीक है। एक और बार आप सुन लो, संवेग के बदलने की, परिवर्तन की दर समय के साथ, संवेग के बदलने की दर समय के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके प्रोपोर्शनल होता है? किसके समानुपाती होता है? बल के, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि F इज प्रोपोर्शनल टू dp ओवर dt। P आपके पास क्या होता है किसी बॉडी का? मोमेंटम, m इंटू वी। तो F इज प्रोपोर्शनल टू d mv ओवर dt। देखो, मास क्या है यहाँ पर? एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। वैसे मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता नहीं है।
हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं इस समय, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं, जैसे कि बॉडी का जो साइज है, बॉडी का साइज वो कम से कम 10⁻⁻6 मीटर से ऊपर होना चाहिए, तभी तभी न्यूटन के लॉज, नियम कानून वैलिड हैं, ठीक है। अगर साइज उससे छोटा हो गया तो न्यूटन के लॉज सारे फेल हो जाते हैं। फिर उसको एक नई ब्रांच डील करती है, क्वांटम मैकेनिक्स जिसे हम बोलते हैं, क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है। तो न्यूटन की कुछ कंडीशंस हैं, न्यूटन साहब ने क्या क्या कंडीशन रखी हैं कि सबसे पहले जो मास होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक। साइज कितना होना चाहिए, 10⁻⁻6 मीटर से ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि जो इस बॉडी चल रही है वो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास नहीं चलनी चाहिए, बहुत स्लो। आप जितने भी मोशन देखते हैं, आप क्या देखते हैं, स्पीड की लाइट क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। आप ज्यादा से ज्यादा देखते होंगे 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर। बुलेट ट्रेन बनी है 510 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप मीटर पर सेकंड में स्पीड निकालेंगे और भी कम निकलेगी, ठीक। तो जितनी भी आप मोशन देखते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत क्या होते हैं, बहुत 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 स्लो होते हैं, ठीक है। इसलिए न्यूटन की मैकेनिक्स लगती है, अगर मान लीजिए मोशन किसी बॉडी का स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंच गया तो वहां न्यूटन के लॉज सारे फेल हो जाते हैं। वहां कौन काम करता है, आइंस्टीन की थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो बहुत सारे एजम्पशन लेके चलते हैं। फिलहाल यहाँ एजम्पशन हमने क्या मान रखा है, और मास की बात कर रहे थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन साहब ने बताया कि मास क्या होता है, वेरिएबल m=m0√1-v² मास वेरिएबल हो गया। ये मास किसी आदमी का ओरिजिनल था और ये बदल गया है। अगर स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, मान लीजिए सी से चल गए तो मास इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। फिलहाल तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं केवल और केवल कांस्टेंट मास पर। तो मास को हमने बाहर निकाल लिया, तो F इज प्रोपोर्शनल टू m dv/dt, ठीक है। अच्छा, F इक्वल्स टू k m dv/dt को क्या लिख दिया, a। dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, F इक्वल्स टू k m इंटू a, और k इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो F इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, m इंटू a। ये न्यूटन साहब का सेकंड, ठीक है। अच्छा, इस लॉ को क्या बोलते हैं, इस लॉ को एक और नाम देते हैं, स्पेस लॉ, स्पेस लॉ, ठीक है। और ये क्या सिग्निफाई करता है, ये क्या सिग्निफाई करता है, देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या सिग्निफाई कर रहा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। ये सिग्निफाई करता है स्पेस को, ठीक है, कि स्पेस में कहानी किस तरीके से चल रही है। अब F इक्वल्स टू m इंटू ए आया है, इसको अगर हम देखें तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं। F इक्वल्स टू m इंटू ए, जो ये F आया है ये नेट फोर्स है किसी बॉडी पर लगने वाला, m इंटू ए नेट, ठीक है। F कोई बॉडी पर अगर x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो तो उसको क्या लिखेंगे, Fx, ठीक। कोई अगर फोर्स किसी बॉडी पर y डायरेक्शन में लग रहा हो तो उसको क्या लिखेंगे, Fy, ठीक। और अगर z डायरेक्शन में लग रहा हो तो Fz। तो Fx बराबर क्या आ जाएगा, m इंटू ए एक्स। Fy बराबर क्या आ जाएगा, m इंटू ए वाई। एंड Fz बराबर क्या आ जाएगा, m इंटू ए जेड। एंड F इक्वल्स टू Fx आई कैप प्लस Fy जे कैप प्लस Fz के कैप। तो ये क्या आ गया हमारे पास, m इंटू ए एक्स आई कैप प्लस m इंटू ए वाई जे कैप प्लस m इंटू ए जेड के कैप। तो F हमारे पास क्या आ जाएगा, m ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस m ए जेड के कैप, ठीक है। ये क्या हो गया, m इंटू ए नेट, और ए नेट यहां से क्या आ गया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, ये हमारे पास एफ नेट। और देखिए ये कौन सा वाला फोर्स आया है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल।
देखो इंटरनल फोर्स आपस में हमेशा ज्यादातर कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स आपका है, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू, जो हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में चर्चा की थी कि क्या बोले थे कि बाहर से कोई जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक उस बॉडी की स्टेट में चेंज नहीं होगा, ठीक है। वही वाला ये फोर्स है। तो हमारे पास ये न्यूटन का सेकेंड लॉ आ गया। न्यूटन थर्ड लॉ, थोड़ा इसमें एक और चीज देख लेते हैं, इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स, इम्पल्स आई से डिनोट करते हैं, आई वेक्टर, ठीक है। ठीक है, जब भी कोई फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पल्स। ऐसे फोर्स बहुत तगड़े होते हैं। जैसे क्रिकेट जब आप खेलते हैं तो जो बॉल को बैट से मारते हैं ना, उस टाइम में जो फोर्स सप्लाई होता है, बॉल आई एकदम कांटेक्ट में आई बैठ के तुरंत चली गई, ठीक है। तो उसका क्या चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ। जिस मोमेंटम से आई थी कुछ और मोमेंटम लेकर गई, तो इसी चेंज इन मोमेंटम को हम क्या बोल देते हैं, इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स। तो इम्पल्स क्या होता है, आई इक्वल्स टू, जैसे फोर्स, फोर्स आपके पास क्या आता है, एफ इक्वल्स टू डीपी ओवर डी टी। तो डीपी बराबर क्या जाता है, एफ डी टी, ठीक है। ये क्या बन जाता है, इम्पल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्पल्स। आई इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डी टी, या फिर डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम। और इसी को हम एक और नाम देते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, इम्पल्स को हिंदी में बोलते हैं आवेग, आवेग, ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया, इम्पल्स हो गया। अब न्यूटन का थर्ड लॉ देखते हैं, फिर हम एप्लीकेशन देखते हैं उसका, किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो न्यूटन साहब ने अपने थर्ड लॉ में क्या बोला, देखिए ये लॉ बहुत कॉमन है, सबको पता होता है और सबके मुंह पे होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखिए जितने भी आपने न्यूटन के लॉ देखे हैं, सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल हैं। नेचर, आप नेचर में ये सब चीजें देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं सबके साथ। मान लीजिए आप क्या हैं, आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो अचानक से तो आप चल नहीं देंगे, ठीक, जब तक आप में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। आप एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से पैदा करते हैं, अंदर से पैदा करते हैं, तो आप चलना चालू कर देते हैं। यही फर्स्ट लॉ बताता है, ठीक है। सेकंड लॉ क्या बोल रहा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। किसी के मोमेंटम में चेंज होना ही क्या है, फोर्स है। अब आप इसका एग्जांपल इस तरीके से देखिए कि एक मच्छर आ रहा है v वेलोसिटी से, वो आके एक दीवार में टकराए, ठीक है, और वहीं मच्छर आ रहा है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, या फिर 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मानते हैं। वो आया, वो टकराया के दीवार से। और एक भैंस आती है, वो मच्छर से 1/10 स्पीड से आती है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वो दीवार से टकराए। अब आप समझिए कि फोर्स कहाँ ज्यादा लगेगा, कहाँ मोमेंटम चेंज ज्यादा हो रहा है। भाई भैंस वाले केस में ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है, मच्छर वाले केस में मोमेंटम कम होगा। तो मोमेंटम नॉर्मली फोर्स है क्या, चेंज इन मोमेंटम, कि मोमेंटम में हम चेंज कितना देख रहे हैं, ठीक, पर यूनिट टाइम। वही क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ, और वही है फोर्स। अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, हिंदी में से हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर एक एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। नेचर में भी बिल्कुल ऐसा ही चलता है कि आप एक्शन करते हो, आप पर रिएक्शन वही होता है, ठीक, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, पॉल्यूशन क्रिएट होने से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर में होल हो रहा है। अब ओजोन लेयर में अगर होल हो गया, हमने तो एक्शन कर दिया, उसका रिएक्शन हमको क्या मिलने वाला है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है, अगर वो इंक्रीज होगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे। अब ग्लेशियर पिघलेंगे तो आपकी जिंदगी खतरे में आ गई। तो आपने एक्शन किया, आपने पॉल्यूशन फैलाया, नेचर ने क्या दिया आपको रिएक्शन में, वही सब कुछ दे दिया, ठीक है। तो आप जैसी क्रिया करेंगे वैसी प्रतिक्रिया आपको मिलेगी। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहीं से एक्शन रिएक्शन पेयर का कॉन्सेप्ट निकला
एक्शन रिएक्शन पेयर्स क्या होते हैं? मैंने पहले भी आपको बताए हैं फर्स्ट लेक्चर में कि एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होते हैं। हमेशा सेम इन मैग्नीट्यूड, परिमाण क्या होगा? सेम होना चाहिए। ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सेम इन मैग्नीट्यूड एंड नेचर। ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। जैसे जैसे हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाना सीखे हैं। ये M1 है और ये क्या है? M2 है। तो M1 ने किस पर फोर्स लगाया? M2 पर, कॉन्टैक्ट फोर्स कितना? N डैश मान लेते हैं। और ऐसे ही M2 ने किस पर लगा दिया? M1 पर, ये N डैश। ठीक है, नीचे क्या लग रहा होगा? M1G, और ऊपर क्या लग रहा होगा? N1। यहाँ पर क्या लग रहा होगा? N2, और नीचे क्या लग रहा होगा? M2G। तो देखिए ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं। एंडस एंडस, इस पर इधर लग रहा है, इस पर इधर लग रहा है। ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में सेम है। ठीक है, और एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक, अब एप्लीकेशन देखते हैं हम न्यूटन्स के लॉज का। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक 10 kg का ब्लॉक है जो 10 न्यूटन के फोर्स से चल रहा है। सरफेस कैसा है? सरफेस इज आइडियल। ठीक है, हम अभी फ्रिक्शन को हमने इंट्रोड्यूस किया नहीं है, तो इसलिए हम सरफेस कैसा लेकर चलेंगे? आइडियल ही लेकर चलेंगे। ठीक है, ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन। अब आपसे पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन, त्वरण कितना होगा इसका? तो डब्बे का सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 10 kg है, नीचे क्या लग रहा है? 10G, ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल, आगे क्या लग रहा है? 10। देखिए भाई, फ्री बॉडी तो फर्स्ट लेक्चर में आप देखिए, अगर आपको फ्री बॉडी नहीं आते हैं तो आप फर्स्ट लेक्चर देखिए जाकर। एन ऊपर लग रहा है, डब्बे ने जमीन को दबाया तो जमीन ने डब्बे को ऊपर एक नॉर्मल दे दिया। नीचे mg तो लगता ही लगता है 10G, और आगे क्या लग रहा है? 10 न्यूटन। तो देखो डब्बा किस में है? मोशन में आ गया है, इस डायरेक्शन में। ठीक, अच्छा डब्बा वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोशन में है नहीं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डब्बा क्या है? इक्विलिब्रियम में। अगर इक्विलिब्रियम में, साम्य अवस्था में है, तो ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स हो जाएंगे। या फिर आप न्यूटन का लॉ लगा लो, सिग्मा Fy इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए भाई वर्टिकल डायरेक्शन में। तो n प्लस, अगर ऊपर वाली डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ली है तो नीचे वाली आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। n प्लस माइनस mg इक्वल्स टू क्या है? 0। तो n इक्वल्स टू आपके सामने क्या आ गया? mg आ गया। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल में आप देखिए, एक्स डायरेक्शन में फोर्स F लग रहा है, इसको कोई रोकने वाला फोर्स नहीं है, तो हम कह सकते हैं सिग्मा Fx इक्वल्स टू m इंटू ax। तो कितना फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में? केवल 10 लग रहा है, तो 10 इक्वल्स टू m इंटू ए, 10 इंटू ax। तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना हो गया? 10/10 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अभी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। 10 kg है, F लगा दिया हमने 10 न्यूटन, और ये एंगल 37 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आपसे पूछा गया है फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब अभिलंब बताइए, नॉर्मल फोर्स बताइए, अभिलंब बल जो होता है उसके बारे में बात की गई है, और इस डब्बे का त्वरण क्या होगा उसके बारे में चर्चा की है। तो सबसे पहले डब्बे का फ्री बॉडी, ये रहा 10 kg। ठीक है, अच्छा इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इस डायरेक्शन में होगा F cos 37। देखो जिधर थीटा चिपका होता है उधर कौन सा? कॉस का कंपोनेंट हो जाता है, और जिधर थीटा चिपका ना हो उसके जस्ट परपेंडिकुलर साइन का कंपोनेंट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? F sin 37। नीचे क्या आ जाएगा? 10G, mg तो आ ही जाएगा, और ऊपर की तरफ क्या है? एक नॉर्मल फोर्स और लगेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। भाई अर्थ के कॉन्टैक्ट में, सरफेस के कॉन्टैक्ट में है 10 kg, तो कॉन्टैक्ट फोर्स, डब्बे ने नीचे अर्थ को दबाया और अर्थ ने उसको ऊपर दे दिया। ठीक है, अच्छा वर्टिकल में तो मोशन हो नहीं रहा है। ठीक है, अगर वर्टिकल में मोशन हो गया तो देखो सीधी सी बात है, अगर डब्बा ऊपर हवा में उड़ जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन को क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। कभी भी नॉर्मल रिएक्शन माइनस में नहीं आएगा।
अब इस चीज को याद रखिए कि डब्बा अगर वर्टिकल में मोशन कर रहा है तो नॉर्मल या फिर तो जीरो हो जाएगा, ठीक, नेगेटिव में नहीं आएगा। और अगर नॉर्मल कुछ आ रहा है तो डब्बा वर्टिकल में मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल देख लेते हैं, वर्टिकल मोशन किस तरीके से हो रहा है। सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो। सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। तो वर्टिकल में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एन प्लस एफ साइन 30 मतलब 10 साइन 37 इंटू 3/5 इक्वल्स टू, या फिर आप माइनस लिख लें, माइनस, भाई 10 जी नीचे लग रहा है तो नीचे वाली डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो n प्लस 5 2 10 6 माइनस 100, जी को हमने 10 ले लिया तो n इक्वल्स टू कितना आ गया, 94 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन 94 न्यूटन आ गया। मतलब पहले नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा था, अब देखिए mg के बराबर मतलब 10g के बराबर, अगर यहां वैल्यू निकालते हैं तो 10 इंटू 10 100 न्यूटन। अब नॉर्मल कितना आ रहा है, 94 न्यूटन। एक्सेलरेशन निकालते हैं तो हॉरिजॉन्टल में केवल एक ही फोर्स लग रहा है, तो एफ एक्स बराबर एम इंटू ए एक्स। तो एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स है, 10 इंटू कॉस 37 मतलब 4/5 बराबर मास 10 इंटू ए एक्स, 5 2 10 8/10 इक्वल्स टू ए एक्स। ए एक्स कितना आ गया, 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए कहानी क्या है, इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर आ गया था जिसकी वजह से ये डब्बा को उठाने लगा होगा, डब्बे को उठाने लगा। बचपन में आपने क्या किया, धागे में डब्बा बांध के बचपन में इस तरीके से खींचा करते थे, तो डब्बा आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है। यहां भी देखो डब्बा आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है। क्या ऊपर जा पाएगा, तो जब पाएगा जब वो ग्रेविटी को बैलेंस कर पाएगा, उसके बाद जब फोर्स और एक्स्ट्रा बढ़ेगा तब डब्बा ऊपर जा पाएगा, ठीक है। नीचे कितना लग रहा है, 100 न्यूटन, ऊपर कितना बेचारा लग पा रहा था, 6 न्यूटन, ऊपर 6 ही तो लग रहा था, ये देखो 6। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 इंटू 3/5 5 2 10 3 2 6, भाई n ऊपर लग रहा है और 6 ऊपर लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है, 100। तो नॉर्मल तो अभी भी आ गया कितना, 94। मतलब नॉर्मल कुछ कम तो हुआ, ऊपर डब्बा जाने की कोशिश तो की लेकिन इतना ज्यादा कम नहीं हुआ। कितना आ गया, 94 आ गया। इसमें कितना था, 100 था। एक्सीलरेशन भी किसमें कम हो गया, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी कम हो गया। कितना, पहले था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब कितना आ गया, 0.8। क्योंकि जो फोर्स पहले सीधा लग रहा था वो फोर्स ऐसा लग रहा है, वो डिवाइड हो गया दो कंपोनेंट में, तो एक्सीलरेशन भी उसी तरीके से डिवाइड हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। एक 5 kg का डब्बा है और एक 10 kg का ब्लॉक है और इस पर हमने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का। पूछा है फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स एंड एक्सीलरेशन द ब्लॉक्स। हमें कॉन्टैक्ट फोर्स भी बताना हो रहा है, एक्सीलरेशन भी बताना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओ। 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन से इसको इधर धक्का मारा जा रहा है। तो 5 kg वाले ने किसको धक्का दिया होगा, 10 kg वाले को। इससे एन डैश से मान लेते हैं, ठीक है। और यही एन डैश इसको रिएक्शन में मिल गया होगा, एक्शन रिएक्शन हो गया भाई, नॉर्मल फोर्स कॉन्टैक्ट में है। नीचे क्या लग रहा है, 5g और ऊपर क्या लग रहा है, n1। 5 kg ने किसको दबाया होगा, जमीन को, तो जमीन ने कहां दे दिया इसको, ऊपर। देखिए जिसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने नहीं आते हैं वो फर्स्ट लेक्चर जाके देखो, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में केवल और केवल फ्री बॉडी डायग्राम बनाने सिखाए हैं, ठीक है। अब 10 kg में देखिए ऊपर क्या लग रहा होगा, n2 और नीचे क्या लग रहा होगा, 10g। अब लगा दो इक्वेशन। देखो वर्टिकल में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो n1 बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स 5g, और n2 बराबर कितना आ जाएगा, 10g। तो दो कॉन्टैक्ट फोर्स तो ये आ गए। अब डब्बे के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स एन डैश लग रहा है इसको निकालना है हमें। तो इक्वेशन लगाएंगे, देखो पहले ब्लॉक पर न्यूटन की इक्वेशन लगाएंगे, एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू एम इंटू ए, 5 इंटू ए। मान लेते हैं ये डब्बा ए एक्सेलरेशन से और ये भी ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ठीक, ए इंटू एक्स। तो एफ एक्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन को अगर आपने इधर पॉजिटिव लिया तो एन डैश क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो 10 प्लस माइनस का एन डैश इक्वल्स टू 5 इंटू ए एक्स। तो 10 माइनस एन डैश इक्वल्स टू 5 इंटू ए एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। सेम इक्वेशन इस पर लगाएंगे, देखो
हॉरिजॉन्टल में केवल एक ही एन डैश इसको धक्का मार के आगे ले जा रहा है और कोई रोकने वाला तो है नहीं, तो एन डैश इक्वल्स टू 10 इंटू ए एक्स, ये इक्वेशन सेकंड, उठा के वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 10 माइनस 10 ए एक्स इक्वल्स टू 5 ए एक्स, तो 10 इक्वल्स टू 15 ए एक्स। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना आ गया 10/15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने प्रॉपर तरीके से किया है, न्यूटन का लॉ लगाया है, इक्वेशन बनाई है प्रॉपर तरीके से। अब देखो एक जुगाड़ से इसको करते हैं। कैसे जुगाड़ से करते हैं कि इस पूरे सिस्टम को एक ही सिस्टम मान लेते हैं, दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। जुगाड़ से आप केवल एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे, नॉर्मल एक्शन नहीं। नॉर्मल एक्शन के लिए आपको फ्री बॉडी बनाना पड़ेगा। देखो पूरे सिस्टम पर कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और ये पूरा सिस्टम आगे मूव कर रहा है, तो कितना 5 और 10 15 kg पर लग रहा है। तो F बराबर क्या होता है, F बराबर m इंटू ए। F कितना लग रहा है 10 बराबर m कितना टोटल 5 + 10 15 इंटू ए, तो ए बराबर क्या हो गया 10/15, वही आ गया। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन, जो भी हो, तीसरा चौथा जो भी, आगे देखते हैं। ये 5 kg, 10 kg, ये 20 kg, ठीक है। और इस पर हमने फोर्स कितना लगा दिया 50 न्यूटन। फटाफट बना लो इसकी भी फ्री बॉडी डायग्राम। तो 5 kg का नीचे एक लग रहा होगा 5g और ऊपर लग रहा होगा n1। इधर कितना लग रहा है 50। 5 ने 10 को धक्का मारा, 10 ने इसको 5 को वापस दे दिया, n डैश। अच्छा 10 kg, इधर कितना लग रहा है n डैश, नीचे क्या लग रहा है 10g, ऊपर क्या लग रहा है n2, ठीक है। 10 ने 20 को मारा, 20 ने इसको वापस दे दिया, n डबल डैश, ठीक है। 20 kg का देखो नीचे क्या आ रहा होगा 20g, इधर क्या आ रहा है n डबल डैश, ऊपर क्या आ रहा है n3। अब लगा दो इक्वेशन, मान लेते हैं डब्बा इधर ए से चल रहा है, इधर ए से चल रहा है और इधर ए से चल रहा है। तो सबसे पहले वर्टिकल, वर्टिकल में इक्वेशन लगाएंगे, तो n1 बराबर कितना आ गया 5g, n2 बराबर कितना आ गया 10g, और n3 बराबर कितना आ गया 20g। भाई वर्टिकल में कोई मोशन हो नहीं रहा, तो ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स कर देंगे। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें, वर्टिकल को बोलते हैं हिंदी में ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं क्या क्षैतिज, ठीक है। इसमें देखो हॉरिजॉन्टल में तो ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, आप ये समझ के चलिए जिधर एक्सेलरेशन होता है उसी फोर्स को हम बड़ा मान लेते हैं और उसमें से छोटे वाले फोर्स को माइनस कर देते हैं। चाहे आप ऐसे समझ लो, चाहे न्यूटन की इक्वेशन प्रॉपर बनाओ, सिग्मा Fx इक्वल्स टू m इंटू ए, ठीक है। तो देख लेते हैं, इधर एक्सेलरेशन है तो 50 फोर्स बड़ा होगा, तो 50 माइनस n डैश बराबर 5 इंटू ए, पहले इक्वेशन। इसको देखो, इधर एक्सेलरेशन मतलब n डैश बड़ा हुआ, n डैश माइनस n डबल डैश इक्वल्स टू 10 इंटू ए सेकेंड, एंड n डबल डैश इक्वल्स टू 20 इंटू ए, ये तीसरी इक्वेशन। देखो n डबल डैश को इसमें उठा के डाल दो, तो हमारे पास क्या आ गया n डैश इक्वल्स टू n डैश माइनस 20a बराबर 10a, ठीक है। तो n डैश कितना आ गया 30a। इसको उठा के किसमें डाल दो, फर्स्ट वाली में डाल दो, तो 50 माइनस 30a इक्वल्स टू 5a, तो 50 बराबर 35a, तो a बराबर 50/35, 5 10 जा 50, 5 7 जा 35, a इक्वल्स टू आ गया 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब हम निकाल लेते हैं सबकी वैल्यू, जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। तो n डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, n डैश इक्वल्स टू 30 इंटू ए, तो 30 इंटू 10/7, तो 300/7, ये तो n डैश आ गया, ठीक। ऐसे ही n डबल डैश, ओके n डैश आ गया। ये n डबल डैश क्या है 20 इंटू ए, n डबल डैश इक्वल्स टू 20 इंटू 10/7, तो 200/7 न्यूटन, मीटर रख रहा हूँ, ये भी क्या है न्यूटन। ऐसे आप एन डैश की, अच्छा दोनों निकल आई, दो ही कॉन्टैक्ट फोर्स थे हमारे पास, एक एन डैश था एक एन डबल डैश था।
बिटवीन द ब्लॉक्स। अच्छा, जमीन से कितने थे, N1 N2 N3, तो सारे हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स आ गए। ठीक, अगला क्वेश्चन। ये 5 kg है, ये 10 kg है, बीच में एक रस्सी बंधी हुई है, इसमें टेंशन T है और इस डब्बे को खींचा जा रहा है F बराबर 10 न्यूटन फोर्स से। सवाल, टेंशन पहला, दूसरा पॉइंट नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, तो के फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले 5 kg, 5 kg को देखो, जमीन एक ऊपर सरफेस N1 दे रहा होगा, नीचे 5G, रस्सी बंधी हुई है। अब देखो इस डब्बे को जब खींचा गया, इस डब्बे को खींचा तो इस रस्सी में टेंशन आया होगा, इस टेंशन इस डब्बे को आगे खींचा तो उसका रिएक्शन फोर्स इस 10 kg पे पीछे लगा, तो टेंशन T1 और इधर एक्सेलरेशन A। ऐसे ही 10 kg का फ्री बॉडी बनाया, यार 10 kg, ऊपर क्या है N2, नीचे क्या है 10G और इधर टेंशन T1 और आगे कितना लग रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम आ गया। अब वर्टिकल में हम बैलेंस कर देंगे और हॉरिजॉन्टल में मोशन हो रहा है तो इक्वेशन लगा देंगे ए एक्सेलरेशन से। देखो N1 बराबर 5G और यहाँ N2 बराबर कितना आ गया 10G। ये तो वर्टिकल, वर्टिकल खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। तो हॉरिजॉन्टल में T1 इसको खींच रहा है, तो T1 बराबर 5 इंटू ए, पहली इक्वेशन। इसमें देखिए 10 माइनस T1 इक्वल्स टू 10 इंटू ए, ये सेकंड इक्वेशन। भाई 10 kg इसको खींच रहा है, 10 न्यूटन इसको खींच रहा है सॉरी, और T1 इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये खत्म हो गया, आपस में जोड़ दिया, तो 10 बराबर 15A, तो A बराबर क्या आ गया, E इक्वल्स टू 10/15, 5 2 10, 5 3 15, तो 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भी छोटा मेथड है, छोटा तरीका है। छोटा तरीका देखो क्या है, टेंशन क्या है, एक इंटरनल फोर्स है, टेंशन इस डब्बे को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी इंटरनली। ठीक है, बाहर से कौन डिस्टर्ब कर रहा है 10 न्यूटन, तो मान लेते हैं 10 न्यूटन इस पूरे सिस्टम पर फोर्स लग रहा है, 5 kg और 10 kg, तो 5 और 10 कितना हो गया 15 kg, और 15 इंटू ए, एम इंटू ए बराबर कितना फोर्स लग रहा है 10, तो ये बराबर क्या आ गया 10/15। आप आसानी से ऐसे भी निकाल सकते हैं, फिर भी कितना आ गया 2/3 मीटर, सॉरी हाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो आप शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन टेंशन आप शॉर्टकट से नहीं निकाल पाएंगे, टेंशन के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा।